अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वहीद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी रात है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसग़ीर में, मशरिक़ वस्ता में और नॉर्थ अफ्रीका में अब 5 नवंबर 2025 और बुध के दिन की सुबह हो रही। मेरे सामने बहुत से इश्यूज़ हैं इस वक़्त और बहुत कम ऐसा होता है कि किसी 24 घंटे में मैं एक से ज़्यादा वीलॉग कर पाऊँ और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैं 24 घंटे में एक वीलॉग भी नहीं कर पाता। लेकिन इस 24 घंटे में मुझे बहुत ख़तरा महसूस हो रहा है कि मुझे एक से ज़्यादा वीलॉग जो है वो करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त अमेरिका में और दुनिया में और ख़ास करके अमेरिका में ऐसी बहुत सी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिन्होंने अभी फ़ाइनल तौर पे मैनिफेस्ट होना है, जिनका अभी फ़ाइनल रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं आया। लेकिन जब ये रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा तो ख़तरा ये महसूस किया जा रहा है कि इससे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो इन दोनों तीनों डेवलपमेंट्स के अंदर हेवीली इन्वेस्टेड हैं, उनकी सियासत पे गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाएगी। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, उससे आगे आने का मौका मिलेगा। अमेरिका की सियासत में एक नई इम्पल्स जनरेट होगी। मैं पाकिस्तान की भी बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा मैं इनका क्विकली ज़िक्र कर दूँ। इसमें से एक का ताल्लुक न्यूयॉर्क शहर के अंदर मेयर के इलेक्शन से है, जहाँ जो हॉट फेवरेट हैं ज़ोहरान ममदानी, जो मुसलमान भी हैं, जो इंडियन ओरिजिन भी हैं, जो अफ्रीकन ओरिजिन भी हैं और वो तकरीबन न्यूयॉर्क की तमाम गरीब कम्युनिटीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं। और बहुत ज़्यादा इसका चांस ये है कि जब इलेक्शन का रिज़ल्ट अब से थोड़ी देर में बैलेट ख़त्म हो जाएगा, तो आधी रात के करीब जो रिज़ल्ट्स आएँगे, उसमें ज़ोहरान ममदानी, एंड्रयू कुमो जो हैं, उनके मुकाबले में बहुत भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि एंड्रयू कुमो जो हैं, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़े हुए हैं और रिपब्लिकन पार्टी के मिस्टर स्लिवा जो हैं, वो भी खड़े हुए हैं। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एंड्रयू कुमो को अब से बहुत घंटे पहले उन्होंने स्ट्रांगली उन्हें रिकमेंड किया और वो कहते हैं कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का ये इलेक्शन जीते हैं, तो वो न्यूयॉर्क की जो फेडरल फंडिंग है, जो करीबन $18 बिलियन या से भी ज़्यादा है, उसे वो बंद कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जब था, ये उन्होंने कहा है कि ज़ोहरान ममदानी के मुकाबले में मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो ये एक बड़ा क्रूशियल कॉन्टेस्ट है। अगर यहाँ पे ज़ोहरान ममदानी कामयाब होते हैं डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की हैसियत से, तो अमेरिका के तूलो अर्ज़ में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, उसमें जान पड़ जाएगी और इसके रिज़ल्ट्स जो हैं, इसके अलावा भी मैं बताता हूँ आपको वर्जीनिया, न्यू जर्सी और ये जो रिज़ल्ट्स हैं, इनका कहा जा रहा है कि 2026 में जो मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट्स, उनके ऊपर इसके असरात मुरतब होंगे। एक और जो बैटल ग्राउंड है, जो इस वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट है, वो वर्जीनिया में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का इलेक्शन है। जो गवर्नर का इलेक्शन है, उसमें एक डेमोक्रेटिक फॉर्मर कांग्रेस वुमन अबीगेल स्पेनबर्गर, जिनसे आप में से अक्सर लोग वाकिफ़ हैं, जो कि उन्होंने पाकिस्तानी कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से सीआईए में मुलाज़मत करती रहीं, इंटेलिजेंस कम्युनिटी और उसकी कमेटीज़ का बहुत हिस्सा रहीं। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी की एफर्ट्स को एबीगेल स्पेनबर्गर ने बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। तो लोग उनसे वाकिफ़ हैं और एबिगेल स्पेनबर्गर वर्जीनिया के गवर्नर के लिए खड़ी हैं, हॉट फेवरेट हैं। इसके भी खासे चांसेस हैं कि गवर्नर विंसम जो हैं, उनके मुकाबले में वो कामयाब हो जाएँगी। आधी रात के बाद इसके रिज़ल्ट्स हमारे सामने आएँगे। लिeutenant गवर्नर जो हैं, उसमें रिपब्लिकन जो कैंडिडेट हैं, उनके मुकाबले में एक डेमोक्रेट कैंडिडेट जो खड़ी हैं, वो हिंदुस्तानी ओरिजिन मुसलमान है, ग़ज़ाला हाशमी। ये भी बहुत देखने वाला इलेक्शन होगा। इसी तरह से न्यू जर्सी में भी एक इलेक्शन है, कैलिफ़ोर्निया में भी एक इलेक्शन है। तो ये वो तमाम नताइज हैं जो अगले 6, 7, 8 घंटों में हमारे सामने आएँगे और इनसे हमें अमेरिका की पॉलिटिक्स की एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है, उसका पता चलेगा और मेरी कोशिश होगी कि इसके ऊपर एक बड़ा भरपूर किस्म का एनालिटिकल वीलॉग जो है, मैं आपके लिए लेकर आऊँ। अब मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। वो रिक्वेस्ट ये है कि मैंने अब से चंद घंटे पहले एक इंटरव्यू रिलीज़ किया है अपने इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे, आइकॉनोक्लास्ट विद मोईद पीरज़ादा, और इसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट सेक्शन के टॉप पे भी पिन कर दूँगा। ये मैंने एक इंटरव्यू किया है एक पाकिस्तानी निजात वकील साहिबा का, जिनका नाम है आयशा फ़ारूकी। आयशा के पेरेंट्स जो हैं, उनका ताल्लुक लाहौर से है। आयशा एक कैंडिडेट हैं इस वक़्त अमेरिकन कांग्रेस के लिए, कैंपेन का भी आगाज़ हुआ है, इलेक्शन तो अगले साल अगस्त में जाके होने। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू है, इन्फॉर्मेटिव है। मैं इसकी रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि लोग उसी को देखते हैं जिससे, जिसकी शक्ल से, जिसके चेहरे से वो फ़ैमिलियर होते हैं। आयशा फ़ारूकी का चेहरा फ़ैमिलियर नहीं है, लेकिन हैं वो बहुत इंटेलिजेंट और मैं चाहता हूँ कि उनको आप एनकरेज करें उनका ये इंटरव्यू देख के, इसलिए मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे दूँगा और मेरी कोशिश होगी कि उनको बाद में भी और डिस्कशंस के अंदर भी आयशा को शामिल किया जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। अब मैं आऊँ पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स की तरफ। 2 की डेवलपमेंट्स इस वक़्त हमारे सामने हैं पाकिस्तान की, दोनों अनफोल्डिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट वो है जहाँ आप देखते हैं कि इसहाक डार साहब,
पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, जिनको लोग ख़ानदान का समधी भी कहते हैं, शरीफ ख़ानदान का, उन्होंने फाइनली एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी 27वीं अमेंडमेंट जो है उसे टेबल कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने अपनी पार्टी को कहा है कि इससे पहले सेनेट में लाया जाए, बिकॉज सेनेट में ज़्यादा बेहतर टेक्निकल डिस्कशन होती। अब इसमें ये पहलू देखें, सबसे पहला इसका पहलू इंपॉर्टेंट ये है कि इसहाक डार साहब ने अगस्त में लंदन में अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए कैटेगोरिकली ये कहा था कि हमें 27वीं अमेंडमेंट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुल्क की मईशत भी एक सही डायरेक्शन में जा रही है अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर जनाब मोहम्मद औरंगजेब, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है और जो मैनेजमेंट है, गवर्नेंस, वो भी इंप्रूव कर रही है। हमें 27वीं अमेंडमेंट लाने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज 26वीं अमेंडमेंट को अभी तक हम हजम नहीं कर पाए। अभी उसके खिलाफ बहुत सी पिटिशंस पड़ी हुई हैं, हमें बहुत सी एडजस्टमेंट्स करनी है। और इसी किस्म की पोजीशन जो है अगस्त ही के महीने में बिलावल जरदारी भुट्टो की भी थी, जब उन्होंने कहा कि हम 27वीं अमेंडमेंट नहीं लेके आ रहे। लेकिन अब चंद ज़ाहिर, और फिर 27वीं अमेंडमेंट की मसलसल बात होती रही, और फिर उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत और हिद्दत पैदा हो गई जब बिलावल जरदारी ने इसके हवाले से एक बड़ा माना खेज किस्म का ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में PMLN, जो हमारे कोएलिशन पार्टनर्स हैं, उनका एक डेलीगेशन मुझसे मिला है और उन्होंने पीपल्स पार्टी की हमायत हमसे मांगी है। और जब सदर आसिफ अली जरदारी दोहा से वापस आ जाएंगे, जहां वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए हैं, तो 6 नवंबर को हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी की जो है वो इसके हवाले से फैसला करेगी। तो अब दोनों जो है वो 27वीं तरमीम को सपोर्ट कर रहे हैं। डार साहब ने अपेरेंटली बैरिस्टर अली जफ़र, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, जो फॉर्मर लीडर थे मेरा ख्याल है सेनेट के अंदर भी, उनसे बात करते हुए उन्होंने अली जफ़र को ये यकीन दिलाया है कि देखिए तमाम जो कवायद हैं, रेगुलेशंस हैं, तमाम प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। हम किसी भी प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश नहीं कर रहे। पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो फॉलो होगा। कोई कंसर्न्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। हमारे जहन में कोई अभाम नहीं है, हम कोई ख़तरा जो है वो नहीं देखते। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोट करें, बाकी सब चीज़ें तो चले आपको और भी व्लॉगर्स आपको बता देंगे, आप खुद भी पढ़ लेंगे आई एम श्योर। एक चीज़ इसमें नोट करें कि आपके जहन में सवाल तो पैदा होना चाहिए कि क्या वजह है कि एक ऐसा पाकिस्तान का निज़ाम और रजीम जो दर हकीकत चौधरी निज़ामुद्दीन उसे कंट्रोल करते हैं, पाकिस्तान में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वर्चुअली पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ है खासे महीनों से, और तमाम फैसले जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर करते हैं, उनके रुफ़्क़ाकार करते हैं। पाकिस्तान की जो बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की बहुत सी जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, सभी पे इस वक्त अब सर्विंग जनरल्स भी बैठे हुए हैं। और हालात इतने बुरे हैं, जिसका मैं मज़ीद आपसे जिक्र करूँगा, कि जब सुहेल आफरीदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट और उन्होंने की कि मुझे मिलना है अपनी काबीना बनाने के लिए चंद दिन पहले इमरान खान से अडयाला जेल में, तो शहबाज शरीफ साहब ने हाँ और ना में उनको जवाब नहीं दिया। उन्होंने उनकी बात सुन के बहुत पेशेंस से ये कहा कि मैं इसके बारे में पता करता हूँ, और पता करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, जिसका इमरान खान ने जिक्र किया और जिसकी मैं मज़ीद तफसीलात भी आपसे शेयर करता हूँ। तो जब ऐसी सूरत हाल है जहाँ तमाम फैसले GHQ से होते हैं, उसके दरमियान में ये सारा ड्रामा क्या है? लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, हम 26वीं तरमीम लेकर आए हैं, अब हम 27वीं तरमीम लेकर आ रहे हैं, ये सीधा सीधा मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा देते? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके जहनों में आना चाहिए, बिकॉज ये वो पिवटल फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको सिस्टम की और इस सिस्टम की जो कामयाबी या नाकामी, उसकी जो सूरत हाल या कैफियत है, उसका पता चलता है। देखिए, इसकी वजह ये है कि ये जो सिस्टम है, जिसमें दर हकीकत मार्शल लॉ है, और इसमें कोई हुकूमत नहीं है सिविलियन, इसमें कोई अदालतें नहीं हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, इसमें नेशनल असम्बली सेनेट बिल्कुल मैटर नहीं करते। वहाँ ये अमेंडमेंट्स क्यों ला रहे हैं? अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। ये अमेंडमेंट्स इसलिए ला रहे हैं कि इस सिस्टम की जो क्रूशल सपोर्ट है वो अमेरिका से, बरतानिया से, मगरबी दुनिया से, यूरोपियन यूनियन से आती है, और उनके जो बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, मालियाती माशी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मशरक़ी वस्ता के इंस्टीट्यूशन हैं, बरतानिया का डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे अब UK8 कहते हैं, यूरोपियन यूनियन के हैं, GSP+ है। ये वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स हैं मगरबी दुनिया के। और उसके अलावा जिस तरह से फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो अब एक सर्विंग जनरल की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं। 6 लॉबिस्ट उन्होंने हायर किए हुए हैं। ट्रंप उनकी जो है वो तारीफ़ भी करते हैं, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। इन तमाम चीज़ों से आपको पता चलता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के पावर सेंटर्स हैं, वो इस वर्चुअल मार्शल लॉ को पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं। तो फिर मार्शल लॉ डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते? मार्शल लॉ डिक्लेयर इसलिए नहीं कर सकते कि इस निज़ाम के जो क्रिटिक हैं, उनकी ज़ुबानें खुल जाएंगी
اور امریکہ کی حکومت، برطانیہ کی حکومت، یورپین یونین، ڈفرینٹ یورپین کیپٹلز، یورپین یونین کا جو کمیشن ہے، جو ورلڈ بینک ہے، جو آئی ایم ایف ہے، ان سب کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، مشکل سوال کھڑے ہو جاتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کی نکتہ چینی جو ہے بڑھ جائے گی۔ ان تمام چیزوں کو سپریس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں یہ ایک جعلی کھڑاک ڈرامہ بازی جو ہے سینٹ کی امینڈمنٹس لانے کی، نیشنل اسمبلی کی، عدالتوں کی، اس کو اسٹیج کے اوپر زندہ رکھا جائے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کو سب کو پتہ ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، سب کو نہیں پتہ۔ بہت کم لوگ ہیں دنیا میں، ایون ان اسپیشلائز ایریاز کے اندر، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہو، کانگریس ہو، سینٹ ہو، کانگریشنل ایڈز ہوں، اخباروں میں ہوں، بہت کم لوگ جو ہیں اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ان کے حساب سے ایک حکومت قائم ہے، شہباز شریف اس کے پرائم منسٹر ہیں، اسحاق ڈار صاحب فورن منسٹر ہیں، حکومتیں قائم کر رہی ہیں، سینٹ چل رہی ہے، نیشنل اسمبلی چل رہی ہے، کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، اور اگر یہ کمپرومائز ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بیکاز تیسری دنیا میں تمام ملکوں کے اندر انسٹیٹیوشن کسی نہ کسی لیول پہ کمپرومائز ہوتے ہیں، اور اگر 190 ممالک ہیں اقوام متحدہ کے، ان میں سے 30-35 کو چھوڑ کے باقی ساری دنیا میں کہیں پر بھی معنی خیز میننگ فل ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کہ بہت زیادہ جو کامنٹیٹرز ہیں جو پاکستانی پالیٹکس کو دیکھتے ہیں، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کے انٹرنل ڈائنامکس کے بارے میں، وہ بڑی سپرفیشل ہے، اور اسے مزید سپرفیشل رکھنے کے لیے اور اپنی سپیس پیدا کرنے کے لیے، تاکہ ان کی جو سپورٹ ان کو ملتی ہے فرام دی ایگزیکٹو ان یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ برٹن اینڈ یورپین یونین، وہ اس پہ کہیں اس کے لیے پرابلم نہ کھڑے ہو جائیں، ان کے اوپر پریشر نہ پڑ جائے، انہیں یہ فساد جو ہے امینڈمنٹس کا، ان سب چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ کہہ سکیں کہ تمام چیزیں قانون کے حساب سے ہوئی ہیں۔ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی طرف میں ابھی آت بھی رہا ہوں، جہاں عمران خان نے کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ ہوئی، جو جب ان کی عظمیٰ خان اور علیمہ سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے پولیٹیکل پروسیس کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ حکومت سے بات چیت کرنے کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی۔ میں بھی اس ٹویٹ کا مزید ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس ٹویٹ کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، وہ آپ چیک کریں۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے اندر ایک فیلڈ اسکول ٹیچر یا کالج لیکچرر جو ہے، اس کی روح یا بدروح جو ہے ہر وقت انگڑائیاں لیتی رہتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ڈسکورس کو امپروو کیا جائے، تو مشورے بھی میں دیتا رہتا ہوں۔ میری آپ سے بہت ریکویسٹ ہے کہ چیزوں کو ملٹی میڈیا لیول پہ دیکھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ کوئی ویلاگر، کوئی یوٹیوب سے آپ کو انفارمیشن کمپلیٹ دے سکتا ہے۔ اصل میں انڈرسٹینڈنگ وہی ہوتی ہے جو آپ خود اپنی تگ و دو سے، اپنی ایفرٹ سے، اپنی ریسرچ سے حاصل کرتے ہیں۔ باقی تمام سورسز جو ہیں وہ چیزوں کو اسٹیمولیٹ کر سکتے ہیں، ایک راہ جو ہے وہ آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک امیر باپ کے پیسے کے اوپر اچھی زندگی گزارنے والا یا کاروبار کرنے والا جو شخص اور آدمی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس طرح سے طاقتور نہیں ہوتا جینون سینس میں، جب تک کہ وہ خود سے وہ دولت اور وہ پیسہ خود سے جنریٹ نہیں کرتا اپنی ایفرٹ سے۔ اسی طرح سے کسی کا دیا ہوا نالج نہیں ہے۔ نالج در حقیقت وہ ہے جو آپ اپنی ایفرٹ کے ساتھ 2+2 کر کے حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ ملٹی میڈیا کے لیول پہ جا کے چیزوں کو دیکھا کریں، اور ٹویٹر کے اوپر جو امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں، جیسے بھی عمران خان کے میں جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کے نیچے جو لکھا ہوا نوٹ ہے عمران خان کے خلاف، اس کی میں اگزامپل آپ کو دینے لگا ہوں، پھر میں اس میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کرنے لگا ہوں۔ بیکاز اور یہ بھی دیکھیں، ذہن میں رکھیں کہ گو کہ میرے اوپر حکومت پاکستان نے یا پاکستان کے اداروں نے کم از کم دو چار کیسز ایسے بھی بنائے ہیں کہ 9 مئی 2023 کا جو شورش تھی یا جو بھی ہوا، وہ میں نے انسپائر کیا تھا، یا میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ حملے کیسے کرنے ہیں۔ اور ابھی TLP تحریک لبیک پاکستان جو ہے، اس کا بھی ان کو بھی انسائٹ کرنے میں میرا ایک بڑا رول تھا۔ حالانکہ دونوں دفعہ جب یہ چیزیں ہو چکی تھیں، وائلنس ہو گئی تھی، اس کے بعد میں سو کے اٹھا، چکے میں امریکہ میں پاکستان سے 9 گھنٹے پیچھے ہوں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی یہ بلیو نہیں کیا کہ پاکستان کے اندر کسی وائلنٹ اسٹرگل جو ہے اس سے کوئی بہت زیادہ رزلٹس نکل سکیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ میرا استدلال بڑا کلیئر ہے کہ جہاں بھی آپ نے اس طرح کی سڑکوں کے جوش و خروش سے اقتدار بدلتے دیکھا ہے، جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہوا، نیپال میں ہوا، شری لنکا میں ہوا، اس کے پیچھے کوئی ایکسٹرنل طاقتور پاور سینٹر ہوتا ہے جو اس کو ایک سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ دنیا کا کوئی پاور سینٹر نہیں کھڑا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو شعوری طور پر ڈیولپ نہیں کر لیں گے، اور اس میں ابھی بہت کم پروگرس ہوئی ہے، اسی وقت تک پاکستان میں حالات جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکیں گے۔ اگر لوگ نکلیں گے بھی کہیں، کوئی توڑ پھوڑ کریں گے بھی، کوئی وائلنس کرتے ہیں، بلوا کرتے ہیں، اس سے کوئی رزلٹس اس لیے نہیں نکل سکتے کہ اگر آپ شادی تو اصل میں در حقیقت پروین سے یا زاہدہ سے کرنا چاہتے تھے، لیکن محبت آپ سوزن سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سوزن سے شادی کر کے آپ کو وہ چیز نہیں ملنی جو آپ کو پروین سے یا زاہدہ سے ملنی تھی۔ یہ ایک جب تک آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوگی کہ آپ کو پالیٹکس میں چاہیے کہیں کیا ہے، آپ کو چاہیے، اتنی دیر تک آپ کو اس کے رزلٹس جو ہیں وہ نہیں مل سکیں گے۔ اب آئیں واپس اس نوٹ کی طرف۔
ज़रा नोट पे गौर कीजिए कि इमरान खान के ट्वीट के नीचे किसी ने ये नोट लिखा है, ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे ने, तनख्वाहदार बंदे ने लिखा है। उसने उसमें बीबीसी का एक लिंक लगाया। उसने कहा ये शख्स जो ये ट्वीट कर रहा है, ये सज़ा याफ़्ता है, इसको करप्शन पे पाकिस्तान में सज़ाएँ हो चुकी हैं और ये मिसलीड कर रहा है लोगों को। उसके नीचे खासी बहस है, लोगों ने फिर उसको चैलेंज भी किया। लेकिन मैंने वो बीबीसी की स्टोरी निकाल के पढ़ के देखी तो उसने सिर्फ़ ये रिपोर्ट किया बीबीसी की स्टोरी ने कि इमरान खान को 14 साल सज़ा हो गई है, करप्शन के चार्जेज़ हैं, ये भी चार्ज है, बीवी पे भी चार्ज है, फलाँ पे भी चार्ज। उस बीबीसी की रिपोर्ट जिसको यहाँ इस्तेमाल किया गया है, उसकी देखिए नाकामी ये है और हम पाकिस्तानी लोगों की नाकामी ये है कि बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर एक पैराग्राफ या 2 जुमले भी ये नहीं लिखे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी पब्लिक ओपिनियन या पॉलिटिकल ओपिनियन या लीगल कम्युनिटी ये समझती है कि ये मुकदमे बोगस हैं, ये सियासी बुनियादों के ऊपर बनाए गए हैं, पहले ये हुआ था, पहले ये हुआ था, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। सो इन अदर वर्ड्स बीबीसी वो इदारा जिसको अपने बारे में ये फ़ख्र है कि उसने दूसरी जंग अज़ीम में या जब से उसने फ़ैशिज़्म के ख़िलाफ़ स्ट्रगल की है, उसने जमहूरियत को सपोर्ट किया है, वो इदारा आपको पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंसी को, जमहूरियत को सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आता। इस किस्म की चीज़ों को आप देखा कीजिए। अच्छा जी, अब आएँ इस चीज़ के ऊपर कि इमरान खान का ये ट्वीट था क्या जिसके नीचे ये नोट लगाया गया। इमरान खान ने एक बड़ा मानाखेज़ किस्म का ट्वीट किया जब उनकी उज़्मा से और अलीमा से मुलाकात हुई, करवाया उन्होंने वो ट्वीट, खुद तो ज़ाहिर नहीं किया उन्होंने। और इमरान खान ने उसमें ये कहा कि अच्छा उसकी अब ट्वीट एक अलग है इमरान खान का, उसकी जो हेडलाइन लगाई गई है पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के अखबारों में वो एक अलग चीज़ है। हेडलाइन लगाई गई है कि इमरान खान ने मैसेज ये दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमने इनसे बात नहीं करनी। अच्छा, अब ये पहली दफ़ा नहीं है कि इमरान खान के हवाले से इस किस्म की हेडलाइन लगी है और जब ये हेडलाइन लगाई जाती है, जैसे कि लगाई गई है, तो ऐसा लगता है कि इमरान खान जो हैं वो कन्फ्यूज़्ड हैं, शिकस्त ख़ोर्दा हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं बातचीत कर लें, कभी कहते हैं बातचीत नहीं करनी और फ्रस्ट्रेटेड हैं, सटपटाए हुए हैं। असल में जब आप उसकी डिटेल्स देखते हैं, पूरी गौर से देखते हैं, इमरान खान के ट्वीट को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, तो आपको एक टोटली डिफरेंट किस्म की हकीकत आपके सामने आती है। इमरान खान ये कह रहे हैं कि हमने जब भी इस हुकूमत से बातचीत की, उसके बाद हम पे मज़ीद मज़ालिम और मुश्किलात के पहाड़ जो हैं, वो तोड़े गए, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल सका। फिर वो कहते हैं कि इस हुकूमत से बात करने का क्या फ़ायदा होगा क्योंकि इस हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट में। और उसकी एग्ज़ाम्पल के तौर पे वो चीज़ कहते हैं, जिसका मैंने शुरू में इशारा दिया। वो कहते हैं कि जब शहबाज़ शरीफ से सुहेल आफरीदी ने ये पूछा, वो इमरान खान से मुलाकात का पूछा, तो शहबाज़ शरीफ ने जवाब में ये कहा कि मैं पूछ के आपको बताऊँगा। इनका अब हालात ये हो चुके हैं कि पहले प्राइम मिनिस्टर किसी से पूछेगा, इजाज़त लेगा, फिर सुहेल आफरीदी को बताएगा, फिर सुहेल आफरीदी मुझे बताएगा। तो इस किस्म की हुकूमत से आपने क्या बात करनी? और तमाम ताकत जो है उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट की है। उनका ये ट्वीट शुरू होता है ये कहते हुए कि पाकिस्तान में इस वक़्त कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। यहाँ पे दर हकीकत आसिम लॉ जो है वो चल रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इनसे इस तरह से बात नहीं है, फ़ायदा नहीं है बात करने का। बातचीत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मैंने मना कर दिया है। बातचीत सिर्फ़ अगर इनको करनी है एस्टेब्लिशमेंट को, तो वो बातचीत करें जनाब महबूब खान अचकज़ई से और बातचीत करें जनाब राजा नासिर अब्बास साहब से, अल्लामा नासिर अब्बास से। अच्छा, अब इसकी क्या सिग्निफ़िकेंस है? देखिए, इसकी सिग्निफ़िकेंस ये है कि यहाँ एक तो आपने देखा कि पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जनरल साहिबान की तरफ से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस है कि फवाद चौधरी साहब को खड़ा किया जा रहा है एक नए सिरे से, जिसमें फवाद चौधरी अपैरेंटली लगता है खुद से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कहीं से सिग्नल आया होगा और फवाद चौधरी साहब मसलसल इमरान खान की रिहाई के हवाले से, गुफ्त शनीद के हवाले से, कैदियों की रिहाई के हवाले से, इमरान खान को और बुशरा बीबी को ए क्लास दिलवाने के हवाले से, वीलॉगर्स जो हैं वो सारी साजिश कर रहे हैं, पीटीआई के लोग इंतहा पसंदी कर रहे हैं, उस हवाले से आपको फवाद चौधरी एक इनिशिएटिव लेते नज़र आते हैं। इमरान खान ने फवाद चौधरी का नाम लिए बगैर इस किस्म की तमाम कोशिशों को, राबतों को, आउटरीच की स्कीम्स जो हैं, उन्होंने एक शट अप कॉल दे दी। एट द सेम टाइम इमरान खान ने ये भी अंडरस्टैंड किया है कि उनकी अपनी पार्टी के लोग इतने मजबूत नहीं हैं जितना कि महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो हैं वो जितने मजबूत हो सकते हैं सियासी एतबार से और वो प्रेशर को सस्टेन कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि यही 2 लोग हैं जिनसे इस्टेब्लिशमेंट बात करे और अगर ये समझते होंगे बातचीत होगी तो फिर बातचीत का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। ज़हन में ज़हन में रखिए कि अल्लामा नासिर अब्बास को सेनेट के लिए और महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान ने नेशनल असम्बली के लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से नॉमिनेट कर रखा है, लेकिन अभी तक
نیشنل اسمبلی یا سینٹ نے ان دونوں کے نوٹیفیکیشن جو ہے ایشو نہیں کیے، جس کا پچھلے ٹویٹ میں عمران خان نے اس پہ احتجاج بھی کیا تھا اور اپنے کنسرن کا اظہار بھی کیا۔ اور ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ 27ویں ترمیم کے اندر جو ایک امپورٹنٹ چیز کی جا رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے فائنلائزیشن کے پروسیس میں خیال یہ ہے، شک یہ ہے کہ وہاں سے لیڈر آف دی اپوزیشن کے انپٹ کو نکالا جا رہا ہے، اور بیرسٹر عقیل ملک جو اسٹرکٹ منسٹر ہیں پاکستان میں لا اینڈ جسٹس کے، انہوں نے ایک طرح سے اسپل کہتے ہیں نا کہ ہی اسپلڈ بینس، انہوں نے ایک طرح سے بات آؤٹ بھی کر دی ہے جب انہوں نے کہا کہ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اویلیبل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ لا کے اندر اس کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے۔ تو اس وقت اسٹیج یہ ہے کہ چونکہ نوٹیفیکیشنس نہیں کیے گئے، اس لیے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں سینٹ کے اندر نیشنل اسمبلی میں سرے سے اویلیبل ہی نہیں ہے جن کے ساتھ کنسلٹیشن ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے۔ اب کیوں محمود خان اچکزئی، کیوں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو چوائس اور ڈیسیجن ہے محمود خان اچکزئی کا اور راجہ ناصر عباس کا، یہ بڑا انٹیلیجنٹ ڈیسیجن ہے، سینسیبل ڈیسیجن ہے۔ اس میں ہمیں دونوں کے کیریکٹر کو اور ان کی پاسٹ اور ان کی پولیٹیکل پروفائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محمود خان اچکزئی جو ہیں ان کی اپنی جماعت ہے پی کے میپ۔ محمود خان اچکزئی ایک پشتون پاورفل جو فیکشن اینڈ اوپینین ہے بلوچستان کی، اور جو خیبر پختونخوا میں بھی پائی جاتی ہے، اس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے علاوہ ان کی اپنی ہسٹری بھی ہے، ان کے تمام تر پولیٹیکل بلیف سسٹم کی، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اور علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں وہ اہل تشیع سے ہیں، مجلس وحدت المسلمین کے وہ لیڈر ہیں، وہ بھی اسٹرانگ ہیں، ان کی بھی اپنی ایک پروفائل ہے، لیکن دونوں کی اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے۔ اب دونوں کا اگر پولیٹیکل ریٹرک دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو اس قسم کے سینسیشنلزم جو ہے، اسٹرانگ یوز آف دا لینگویج نظر نہیں آتا۔ دونوں بہت میننگ فل طریقے سے اور نسبتاً دھیمے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ بہت سے اور لیڈر جو ہیں وہ باتیں تو سخت کرتے ہیں، اس میں سبسٹنس نہیں ہوتا۔ یہ دونوں جو ہیں یہ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، اور یہ ایک دونوں کی لینگویج سے ایک آپ کو ڈیپتھ کا اور گریویٹاس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور عمران خان نے یہاں پہ بالکل صحیح ججمنٹ کی ہے کہ اگر کوئی بات چیت ہو سکے گی میننگ فل طریقے سے جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، تو وہ پھر یہاں محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے تھرو ہی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی صورتحال۔ اب میں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی چیز دیکھی ہے، وہ دیکھیے کہ 27ویں امینڈمنٹ کے حوالے سے بیرسٹر گوہر کا میں نے ایک بیان دیکھا، اور اگر یہ بیان ایسا ہی ہے، بیرسٹر گوہر ہو سکتا ہے اپنے دوستوں سے کوئی اس کی وضاحت کر سکتے ہوں، جس طرح سے میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے، تو میں خاصا پریشان ہوں۔ بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ 27ویں ترمیم جو ہے اس میں ہمارے خدشات تو یہ تھے کہ بہت زیادہ آرٹیکلز آف کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کو ٹنکر کیا جا رہا ہے، لیکن اب جو صورتحال ہوئی ہے وہ اتنی تشویشناک نہیں۔ اچھا جی، اور انہوں نے کہا کہ صرف 25 جو آرٹیکلز ہیں آئین کے، ان کے اندر امینڈمنٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے ان آرٹیکل کے شکوں کا نام شام بھی لیا کہ ان میں یہ چیزیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاسمیٹک قسم کی چینجز ہیں، جو پاپولیشن ویلفیئر ہے اور جو ایجوکیشن ہے وہ سینٹر کو واپس صوبوں سے نہیں لینا چاہیے۔ این ایس سی ایوارڈ کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے وہ ہر صورت صوبوں کا حق ہے، اور اس کے بغیر صوبے ایجوکیشن یا پاپولیشن ویلفیئر کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کا یہ اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی چیز ہو کانسٹیٹیوشنل پروسیس میں، وہ اس پہ ایک کنسنسس جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب آپ اور میں اور ہم سب اچھی طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی کانسٹیٹیوشنل پروسیس نہیں ہو رہا ہے، لیکن بیرسٹر گوہر خان اپنی اس اسٹیٹمنٹ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے انڈائریکٹلی طور پہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر ہی ہیز بین کریکٹلی رپورٹڈ۔ اور میں چاہوں گا کہ بیرسٹر گوہر کے باقی آگے پیچھے جو دوست احباب ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ بیرسٹر گوہر آپ کیا در حقیقت کہنا چاہ رہے ہیں اس پورے پروسیس کے بارے میں۔ آپ سے تو ایک ڈفرینٹ قسم کی انٹرپریٹیشن جو ہے ایکسپیکٹڈ تھی۔ بہرحال میں نے بڑا 3-4 چیزوں کو بہت کوئکلی میں نے کور کیا۔ اب جو ڈیولپمنٹس کو فائنلائز ہونے دیجیے اگلے چند گھنٹوں میں، اور میں ایک انالیسس اس کے حوالے سے زیادہ ڈیٹیلڈ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔